Hi, the bad news is time flies. The good news is you are the pilot. Today is 15th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आइलैंड ऑफ पर्ल्स बोलते हैं बहरीन को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखा है यू आर यूनिक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। द फेड कप ये विमेन्स इक्विवेलेंट है द डेविस कप का। वज्रपानी वो बोधिसत्व हैं जिनके हाथ में थंडर बोल्ट है। इराटोस्थेनस ने मेजर किया था पहली दफे सरकमफरेंस ऑफ अर्थ। आज के सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया। टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया। विच इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेदा। ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है। पहलवी डायनेस्टी इज रिलेटेड टू विच कंट्री। माइनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। व्हाट डज द ओलंपिक फ्लेम, अभी टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, ओलंपिक की फ्लेम क्या सिंबलाइज करती है। महलवाड़ी, रयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी। तो महलवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट was introduced in which part of India? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है disparate. डिस्पैरेट का मतलब होता है वो फंडामेंटली डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है इन क्वालिटी और काइंड, वो थोड़ा डिफरेंट है। फॉर्च्यूटस का मतलब होता है लकी होना, अकरिंग बाय हैप्पी चांस, लकी। एब्ज्योर, एब्ज्योर वायलेंस, फॉर्मली रिजेक्ट करना, डिसवॉव करना फॉर्मली हेल्ड बिलीफ को। पराया, दैट इज अ पर्सन हु इज रिजेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी और होम, उसको आउटकास्ट कर दिया गया है। रिक्विजिशन का मतलब होता है ऑथोरिटेटिव डिमांड। सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड डेवलप करना है, वोकैबुलरी बहुत रिच होनी चाहिए, और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ग्रामर यूज कर रहे हो, इन सब पे भी साइमल्टेनियसली हमें वर्क करना है। ये काफी हाई यील्डिंग एरिया है। नाउ आज के टॉपिक्स हैं G7 अकोमोडेट्स इंडियन स्टैंड ऑन नीड फॉर इंटरनेट कर्ब्स। इसमें जो G7 का रिलीज हुआ, लेटर रिलीज हुआ, ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट्स, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, विल हैव अ टॉक। दिस इज अबाउट नागालैंड बैट स्टडी। रिटेल इन्फ्लेशन 6.3%, नंबर्स आर नॉट गुड, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे। दिस इज सेरो सर्वे, और ये एक इलीट क्लब है G7। G7 की टॉक्स के, अभी मीटिंग के क्या आउटकम हुए, और दूसरी बात G7 क्या आज की डेट में उतना ही इंपॉर्टेंट है, G20 को हमें ज्यादा प्रोमिनेंस देना चाहिए या नहीं, विल हैव अ टॉक। देन दिस इज न्यूमेरो यूनो, दिस इज अबाउट जोकोविक, नोवाक जोकोविक, द रोड फ्रॉम गलवान अ ईयर लेटर। इसमें हम इंडिया और चाइना का LSE क्राइसिस है, किस किस एरिया में है, गलवान क्राइसिस का रोड मैप अभी 1 ईयर में क्या हुआ, विल हैव अ टॉक। इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ। देन ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलॉकिंग वॉर हिस्ट्रीज विद अ पर्पज। वॉर हिस्ट्रीज आर्काइव, declassify and compile. This is a very good article. Then we'll talk about चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, नाटो का स्टेटमेंट, इसराइल के इलेक्शंस, न्यू प्राइम मिनिस्टर, ये नई वैक्सीनेशन है, ASI के मॉन्यूमेंट्स ओपन हो रहे हैं, कंज्यूमर इन्फ्लेशन है। देन दिस इज इंडिकेटिव GDP। GDP क्या करेक्ट इंडिकेटर है इकोनॉमी का, इसके ऑल्टरनेटिव क्या है और उनके शॉर्टकमिंग्स क्या है। दिस इज राष्ट्रीय ध्वज, CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये ट्यूसडे June 15, 2021 फर्स्ट न्यूज है 6-0 सर्वे, एंड दिस इज G7 अकोमोडेट्स इंडियन स्टैंड ऑन नीड फॉर इंटरनेट कर्ब्स। अभी G7 की मीटिंग हुआ, G7 की मीटिंग में ये एक स्टेटमेंट आया कि हमें ओपन सोसाइटीज चाहिए, हम वर्क करें नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच के बैलेंस का। जैसे कई बार नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आता है तो इंटरनेट पे कर्ब लगता है, तो क्या राइट टू फ्रीडम के वो अगेंस्ट है। दिस इज ग्लोबल वरी। स्टेटमेंट था G7 का, और गेस्ट कंट्रीज जैसे इंडिया,
इनडायरेक्टली एड्रेस किया इंटरनेट ब्लैकआउट्स को इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। स्टेटमेंट ये था कि वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्शन facing threats to freedom and democracy from rising authoritarianism, electoral interference, corruption, economic coercion, manipulation of information, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग डिसइंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म, साइबर अटैक, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, इस बात पे कॉज ऑफ कंसर्न दिया G7 ने। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, अब्यूजेस है, टेररिज्म है और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म भी है। ऑल दीज कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम नेशनल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स आर इम्पॉर्टेंट। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक सेफ्टी भी प्रायोरिटाइज होती है व्हेन रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और G7 ने इसको अकोमोडेट भी किया है। अकोमोडेट किया है इंडिया का स्टैंड, नीड फॉर इंटरनेट कर्ब्स बिकॉज दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। इंटरनेट फ्रीडम है, ये सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी है, इस बात का यहाँ पे रेफरेंस लिया गया। G7 और गेस्ट कंट्रीज 2021 ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट के अंदर जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स क्या हैं? इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। हम प्रोटेक्ट करें डिजिटल सिविक स्पेस। सिविक स्पेस जैसे हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो हम वेल बिहेव्ड होते हैं, जब हम इंटरनेट में आते हैं तो ना तो प्रोफाइल पिक है, फॉल्स प्रॉक्सी आईडी बनी हुई है, एंड वी ट्राई टू एक्ट इन नॉन सिविक मैनर विच इज रॉन्ग। Trolls army. So protect digital civic space including through capacity building. इंश्योर करें कि जो डिज़ाइन है, एप्लीकेशन है, नई टेक्नोलॉजी का, वो रिफ्लेक्ट करे अवर शेयर्ड वैल्यूज। बिकॉज अभी जो जनरेशन है, यंगस्टर्स आर ऑल्सो कमिंग टू इंटरनेट, सो वी नीड टू प्रोवाइड अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी वर्क स्पेस। रेस्पेक्ट करें ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ को, प्रमोट करें डाइवर्सिटी और एम्बेड करें प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी। दीज आर अगेन वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये जो स्टेटमेंट है ना, लैंग्वेज है, वर्ड्स है, एज इट इज यू कैन यूज इन योर ऐसे राइटिंग। लैंग्वेज ऐसे ही रिफाइन होती है, ये लैंग्वेज पिक करना है हमें। ओके, सो दिस इज ग्लोबल वरी एंड दिस इज द केस ऑफ इंडिया कि इंटरनेट फ्रीडम सब्जेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का। G7 का ही आगे हम एक और टॉपिक में बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट है, दिस न्यूज इज गवर्नमेंट रिपोर्ट फ्लैग्स लैप्सेस हुए हैं नागालैंड में बैट स्टडी। यहाँ नागालैंड में जूनोटिक डिसीजेस क्या होती हैं? जूनोटिक डिसीजेस होती हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है। एनिमल्स जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं, ये रिजर्वॉयर हैं सो मैनी ऑफ दिस पैथोजेंस एंड डिसीजेस। जब ये एनिमल्स का कांटेक्ट ह्यूमंस के साथ होता है या फिर फॉरेस्ट रिजर्वॉयर डिस्ट्रॉय होता है, तो ये जो पैथोजेंस है ना, ये कट लूज हो जाते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन पे अटैक होना चालू होता है। ये जो बर्ड फ्लू हुआ, एवियन इन्फ्लुएंजा हुआ, कोरोना वायरस फैमिली, दीज ऑल आर जूनोटिक डिसीजेस। एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफर है। अब इन डिसीजेस का स्टडी करना ज़रूरी है, स्टडी R&D होना चाहिए, तो हमें पता लगे डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस के बारे में। तो इसके लिए लैब्स होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। बट रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में भी ये देखना होता है कि कहीं वहाँ पे वायरस का लीक तो नहीं हो जाएगा, या वो एक्सपेरिमेंट और स्टडी प्रॉब्लम को इनवाइट तो नहीं करेगा, सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं है, गाइडलाइंस हैं या नहीं है, जिस कंट्री में स्टडी हो रही है वहाँ पे गवर्नमेंट जो क्लियरेंस है वो हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के प्रोविजंस हैं या नहीं है, लैब्स वेल इक्विप्ड है या नहीं है। अदरवाइज वुहान वायरस जैसे केसेस होते हैं, वायरसेस जो पैथोजेंस हैं अगर वो एस्केप हो जाता है तो वो सेफगार्ड उसके हैं या नहीं है, परमिशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। तो ये एक चीज़ होती है जो ध्यान रखनी होती है जब भी हम पैथोजेंस से रिलेटेड ऐसे स्टडी करते हैं। अब यहाँ एक स्टडी हुई नागालैंड में। नागालैंड में बैट्स के ऊपर स्टडी हुई, बैट्स के ऊपर स्टडी हुई जूनोटिक डिसीजेज एक्सेट्रा का। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनको परमिशन मिली थी, क्या इसमें फॉरेन हैंड है, एटसेट्रा। रो ओवर रिसर्च, रोल ऑफ फॉरेन ऑथर भी अंडर लेंस है, उन पे जांच हो रही है अमिड सैंपल स्टोरेज रो में। अब ये है बेंगलुरु बेस्ड है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पब्लिश किया स्टडी 2019 में। और विरोलॉजी, विरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरसेस,
इसके जो वुहान इंस्टीट्यूट है चाइना के, वो भी यहाँ पे को ऑथर थे, और ये पार्शली स्टडी फंडेड हुई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। तो इतनी सारी चीजें हो गई इंडियन स्टेट में, और यहाँ पे परमिशंस वगैरह थी नहीं। अगर ये वायरस वगैरह लीक होते तो एक बहुत बड़ा दिस हेल्थ केयर डिजास्टर बन सकता था। इस बात पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने फिर ऑब्जेक्शन भी उठाए। स्टडी डिडंट हैव अप्रूवल, इसका अप्रूवल नहीं हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से। एनसीबीएस जो इंस्टीट्यूट है ये बायोलॉजिकल साइंस का, उसके पास पूरे बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी के दिस सारे प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स भी इक्विप्ड नहीं थे टेस्टिंग सैंपल। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। दिस इज द कॉज ऑफ वरी कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड सेफ्टी गाइडलाइंस क्यों नहीं इम्प्लीमेंट एंड फॉलो हुए इस नागालैंड बैट स्टडी में। लैप्सेस हुए यहाँ पे दिस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में। सो दिस इज अबाउट नागालैंड। ऑल्दो कंपनी के डायरेक्टर ने बोला है कि इन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे, बट लेट अस सी, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। देन दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन एट 6.3%, 6 मंथ हाई। दो टाइप की इन्फ्लेशन हमने देखी है, एक होती है रिटेल, दूसरी होती है होलसेल। होलसेल थोक, रिटेल मतलब दिस खुदरा। रिटेल है 6.3% और होलसेल है 12.94% इन द मंथ ऑफ मे। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी तो बोलती है 4+-2 से ज्यादा इन्फ्लेशन होना ही नहीं चाहिए, और यहाँ पे देखिए रिटेल भी 6.3 है और होलसेल भी 12.94 है। तो इन्फ्लेशन का डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इससे लोअर ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस जाएगा, इन्फ्लेशन से रेसेशन भी आ सकता है, वैल्यू ऑफ सेविंग्स है उसकी कम होती है। जैसे अक्सर रिटायर्ड लोग हैं, उनके पास से 10 लाख रुपए, पहले 10 लाख रुपए में वो 10,000 सामान खरीद पाते थे, अभी 10 लाख रुपए में बिकॉज इन्फ्लेशन हो गई है तो वो केवल 7,000 सामान ही खरीद पाएंगे। तो इनके जो वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है, उसका वैल्यू रिड्यूस हो गया। तो जो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन डिटीरियोरेट करती है सेविंग्स को, इन्फ्लेशन डिटीरियोरेट करती है, हार्मफुल होती है फिक्स्ड सैलरी वाले पर्सन को, जैसे जिनको हर महीने तनख्वाह आ रही है, तो तनख्वाह तो फिक्स्ड है, बट इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इतनी तनख्वाह में अब आपका घर नहीं चल पाएगा, काम नहीं चल पाएगा। तो इन्फ्लेशन इसीलिए खराब बात है एक लिमिट के बाद। इन्फ्लेशन 4+-2 में होती है तो इट इज गुड, बिकॉज मॉडरेट इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम भी हो गई ना, 2% से भी कम, तो वो भी गलत बात है, उससे ग्रोथ हैम्पर होगी। इन्फ्लेशन से रियल वेजेस एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस होता है, और इन्फ्लेशन एनी डे बेटर है डिफ्लेशन से, बिकॉज उससे फिर रिसेशन आ जाएगा। तो 4+-2 इज गुड, इस ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो इट इज बैड। जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी ये आपका ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के लेवल का आपको पढ़ना है। ये लेवल आप कैसे पता लगोगे? ये लेवल आप पता लगाओगे सिलेबस से। सिंसियर स्टूडेंट कौन होता है? सिंसियर स्टूडेंट वो नहीं होता जो सालों से पढ़ रहा है, सिंसियर स्टूडेंट वो नहीं होता जिसने लाखों रुपए की कोचिंग ज्वाइन की है, सिंसियर स्टूडेंट वो नहीं होता जो दिन भर बस पढ़ ही रहा है किताब खोल के। नो, सिंसियर स्टूडेंट वो होता है जिसने सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जाम देखा। स्कीम ऑफ एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस हुआ, एसएसबी हुआ, या फिर यूपीएससी हुआ, सबसे पहले देखो उस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, कितने लेवल का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, देन कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे उनका मार्क्स आते हैं, ये सब देखो, स्कीम ऑफ एग्जाम। सेकंड जो होता है सिंसियर स्टूडेंट, वो क्या करेगा? सिलेबस देखेगा कि पढ़ना क्या है एक्चुअली में, सिलेबस। और इसके लिए जस्ट गो थ्रू द नोटिफिकेशन जो आता है एग्जाम का, उसमें देखो स्कीम ऑफ एग्जाम आएगा, सिलेबस आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सिंसियर स्टूडेंट करेगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेगा कि पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, उससे आइडिया लगता है कि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तीन चीज तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से करना चाहिए। एनीवे, गेट बैक टू दिस, लेट अस गेट बैक टू दिस। तो ये एडवांटेजेस हो गए, ये डिसएडवांटेजेस हो गए दिस रिटेल इन्फ्लेशन के। तो इन्फ्लेशन भी हमें इसी ब्रैकेट में रखना है। अब लॉकडाउन हुआ, सप्लाई साइड भी बॉटलनेक है, डिमांड भी बहुत कम हो रही है और फ्लक्चुएट हो रही है डिमांड, तो फ्यूल प्राइस भी स्काई रॉकेट हो रही है, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन के फ्रंट पे वी आर एट कॉज ऑफ दिस वरी है, कंसर्न है।
इसके लिए 19 फरवरी को हमने इस बात पे काफ़ी अच्छे से टॉपिक देखा था, इन्फ्लेशन रिलीफ। डे 50 था 19 फरवरी, और इसमें आपने ये नोट भी प्रिपेयर किया था इन्फ्लेशन में। ये जो आप नोट्स बना रहे हो ना, इसको रिवाइज भी करो टाइम टू टाइम। यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, आई एम रीडिंग ऑल योर आंसर्स, यू आर डूइंग वेरी वेल। जस्ट कीप राइटिंग, अपने आप आपका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इम्प्रूवमेंट भी क्या होता है, जैसे वो बैम्बू की स्टोरी देखी है ना, बहुत टाइम तक बैम्बू ग्रो नहीं करता है बिकॉज वो अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऑल ऑफ अ सडन फोर्थ और फिफ्थ जब टाइम उसका मैच्योर हो जाता है, वो बहुत रैपिड राइज करता है। सो जस्ट कीप राइटिंग, विद इन मंथ्स यू विल सी द डिफरेंस। नोट ऑन इन्फ्लेशन, इसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, मेजरमेंट क्या है, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या है, एमपीसी, डिफिकल्टी, ट्रेंड, टर्मिनोलॉजीज, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन इन्फ्लेशन, जो 19 फरवरी को बनाया था, नहीं बनाया था तो डू इट अगेन एंड रिवाइज। सो दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, हर साल इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा गया है। देन ये सिक्स्थ सेरो सर्वे। सेरो सर्वे क्या होता है, हम एंटीबॉडी लेवल चेक करते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कोविड 19 का कितना स्प्रेड हुआ। बिकॉज बहुत सारे लोगों को कोविड होता है, बट वो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या असिम्टमेटिक होते हैं, तो उनका कभी कंफर्मेशन आता ही नहीं कि कोविड हुआ भी या नहीं हुआ। तो ये सेरो सर्वे के रिजल्ट्स हैं, बट इससे भी कॉन्क्लूसिव अभी कुछ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, वन नेशन वन राशन कार्ड, सिविल वॉलंटियर, इतना फाइन किया। ये नेक्स्ट है, एन इलीट क्लब। G7 जब बना ना, तो ये अपने आप को टॉप इकोनॉमीज मानते थे, उस टाइम पे थे भी, बट अब आ गया 2021। तो ये जो इलीट क्लब है G7 इकोनॉमीज का, क्या इसका इतना रेलेवेंस है या नहीं है? जब 2007-8 का रेसेशन हुआ तो G7 इतना इफेक्टिव नहीं हुआ जितना G20 हुआ। बिकॉज G7 में ना तो इंडिया है ना चाइना है, और ये दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं आज की डेट में। तो G7 नीड्स टू बी मोर ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव इन एन इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड वर्ल्ड। तो इस बार जो G7 का मीट हुआ, उस मीट में क्या क्या बात हुआ? एक तो कोविड वैक्सीनेशन रिलेटेड बात हुआ, वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाएं। देन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बात हुआ, जो फंडिंग $100 बिलियन की है, इसको उन्होंने फिर से रिकमिट किया है। चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चाइना के ऊपर काफी सारे स्टेटमेंट्स आए। और कॉरपोरेट टैक्स की भी बात हुई, 15% मिनिमम, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज में जो करती हैं टैक्स इवेशन। अब ये कॉर्बिस बे है, यूके में हुआ था बिकॉज G7 का मीट, कॉर्बिस बे। तो इसको कॉर्बिस बे भी डिक्लेरेशन बोलते हैं। अगर आप यूके को क्लोजली बोलो ना, तो यूके की जो सोसाइटी है ना, यूनाइटेड किंगडम की, दैट इज वेरी वेरी रिफाइंड टाइप। ये कभी भी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं लेते, हमेशा इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, सटल। तो जैसे ये G7 नहीं बोलेंगे, ये कॉर्बिस बे डिक्लेरेशन, समथिंग लाइक दैट। ये वहाँ का कल्चर है ऐसा, वहाँ के न्यूज़पेपर भी आई हैव सीन, कवरेज आप देखो ना G7 का, तो वो मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस ज़्यादा लेते हैं। तो ये कॉर्बिस बे है। अमेरिका इज बैक, फर्स्ट स्टेटमेंट था। दूसरा था काउंटर करो चाइना को। चाइना का 4 जगह डायरेक्ट रेफरेंस हुआ। एक हुआ जिनजियांग में, यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। हांगकांग में हुआ, चाइना हांगकांग की डेमोक्रेसी को किल करना चाहता है। साउथ चाइना सी का रेफरेंस हुआ, चाइना यहाँ का बहुत बड़ा बुली है। एंड मार्केट पॉलिसीज हुआ, जो चाइना की प्रेडेटरी है। इन 4 चीज़ों पे स्टेटमेंट्स आए, और पहला था अमेरिका इज बैक। G7 का अभी अराउंड 40% शेयर है, तो G7 से बेटर G20 है, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है G20। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे अटेंड किया इसे वर्चुअली, और इंडिया का स्टैंड यहाँ पे रखा। G7 की स्ट्रेंथ है कि यहाँ सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सो विच इज अगेन अ गुड थिंग। तो दिस इज अबाउट G7। ये न्यूमरो यूनो है, नोवाक जोकोविक ने हिस्ट्री क्रिएट किया। नोवाक जोकोविक एटीपी रैंकिंग में भी अभी ये लॉन्गेस्ट टाइम पे नंबर 1 वर्ल्ड है, रॉजर फेडरर से ज़्यादा है। अभी इसके ग्रैंड स्लैम्स भी हो गए हैं 19। नोवाक जोकोविक का अगर आप हिस्ट्री देखो ना, शुरुआत से जब ये यंगस्टर, एज अ यंगस्टर ही केम, वो इरा काफ़ी डोमिनेट होता था पहले बाय फेडरर एंड नडाल, इन दोनों के बीच में दिस राइवलरी होती थी। नोवाक जोकोविक ने अपना खुद का प्रेजेंस बनाया, खुद का दिस स्पेस क्रिएट किया बाय बाय विद हिज शेयर हार्ड वर्क। नोवाक जोकोविक का पहले स्ट्रेंथ वगैरह इतना था नहीं, फिजिक फिटनेस भी इतनी थी नहीं, फिर इसने अपनी फिजिक पे बहुत ध्यान दिया, ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया, हार्ड वर्क पे बहुत ध्यान दिया, मेंटली स्ट्रांग बना, इमोशनली स्ट्रांग बना, देन ही रोज।
एटीपी रैंकिंग में टॉप है लॉन्गेस्ट पीरियड में। अभी एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, फ्रेंच ओपन जीत लिया, विंबलडन और यूएस भी जीत लेगा ना, तो ये गोल्डन स्लैम हो जाएगा। ये पॉसिबल लग रहा है बिकॉज विंबलडन में लास्ट ईयर भी अच्छा किया था। यूएस हो जाता है हार्ड कोर्ट में जोकोविक ऑस्ट्रेलियन और यूएस में वैसे ही बहुत अच्छा है। तो लेट अस सी। फ्रेंच ओपन बस एक बॉटल नेक था बिकॉज नडाल इज टू गुड ओवर हियर, बट अब लेट अस सी क्या होता है। गोल्डन स्लैम इज पॉसिबल। ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स भी जीत सकता है। तो जोकोविक इज गोइंग टूवर्ड्स बिकमिंग GOAT ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मोस्ट कंप्लीट प्लेयर। अब सी, जो स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स से हमें बड़ी अच्छे वैल्यूज सीखने को मिलते हैं, एथिक्स सीखने को मिलता है। बिकॉज स्पोर्ट्स में क्या होता है, कभी हार होती है कभी जीत होती है। तो जो हार होती है उससे हमें हार से लेसन सीखना है। जैसे लास्ट ईयर जोकोविक फाइनल हार गया था फ्रेंच ओपन का, नडाल ने हरा दिया था। इस बार जोकोविक ने नडाल को हरा दिया। तो विनिंग लूजिंग दीज आर पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ स्पोर्ट। रन व्हेन यू कैन, वॉक इफ यू हैव टू, क्रॉल इफ यू मस्ट, जस्ट नेवर गिव अप। ये जो क्विट होते हैं ना, क्विटर्स कभी भी विनर्स नहीं बनते। तो डोंट क्विट, जस्ट नेवर गिव अप, फाइट फाइट, जस्ट नेवर गिव अप। और एनालाइज करो कि कहाँ वीकनेस हो रही है। अपने एग्जाम लिखा नहीं हुआ, अब देखो कहाँ गलतियां हो रही है, उस गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उन गलतियों को करेक्ट करो, इम्प्रूव करो अपना गेम, एंड यू विल बिकम अ विनर। इट्स एज सिंपल एज दैट। रन व्हेन यू कैन, वॉक इफ यू हैव टू, crawl if you must, just never give up. Try to elaborate in the context of this sportsmanship and ethics के section. The road from Galwan a year later, because हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है। सर्विस में भी आप देखोगे कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो गया, आप उसको करेक्ट करोगे। तो द पॉइंट इज डोंट गिव अप, जस्ट कीप मूविंग, कीप मूविंग। द रोड फ्रॉम गलवान अ ईयर लेटर, ये गलवान क्राइसिस का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो ये उस पर कमेंट्री है कि इस एक साल में क्या क्या चीजें बदली। सी, इंडिया एंड चाइना सबसे बड़ी बाउंड्री हम शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, उसके बाद है चाइना। अगर हम देखें ना, चाइना के साथ बाउंड्री क्लैशेस हैं, तो वो 3 फ्रंट है हमारे बेसिकली। एक तो ये है वेस्टर्न फ्रंट, ये वेस्टर्न फ्रंट है ना, जम्मू कश्मीर जिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। देन ये लद्दाख है। अब इसके बाद ये मिडिल आ जाता है हिमाचल और उत्तराखंड में, यहाँ रिलेटिवली दिस काम है, पीस है। देन ये एक फ्रंट आता है, दिस फ्रंट इज इन सिक्किम, यहाँ पर भी अक्सर क्लैशेस हुए हैं ईस्टर्न फ्रंट में। और ये मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी क्लैशेस हुए हैं। तो ये 4 एरियाज हैं, 1 2 3 एंड दिस एरिया, बीच में यहाँ पे भूटान आ जाएगा। इन 4 के एरियाज में इंडिया एंड चाइना के अक्सर क्लैशेस हुए हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे डोकलाम हुआ था, डोकलाम कहाँ हुआ था, सिक्किम में हुआ था। और ये 1962 जो वॉर हुआ था वो कुछ इस जगह पे हुआ था, स्टैंड ऑफ। तो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। अभी हम गलवान वैली देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये लद्दाख एरिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और दिस इज गलवान वैली। पैंगोंग लेक है, ऊपर है ये सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बैटल फील्ड। और ये दिस इज अवर मैप। अगर हम इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर स्टैंड ऑफ को देखें तो हमारी हिस्ट्री 1955 से स्टार्ट होती है। जैसे इंडिया 1947 में इंडिया को दिस इंडिपेंडेंस मिला। सिमिलरली चाइना जो था ना, वो मतलब वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। एक वहाँ पे KMT पार्टी थी और दूसरे वहाँ के कम्युनिस्ट थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो कम्युनिस्ट थे वो जीत गए, तो पूरा जो मेनलैंड चाइना था ना, ये आ गया पूरा कम्युनिस्ट के पास। और 1949 में जो कुआमिंटोंग पार्टी थी वो चली गई ताइवान में, उनको विड्रॉ करना पड़ा, जो वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी। तो तब से चाइना का नेचर चेंज हो गया। तो चाइना जो मॉडर्न चाइना है, जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, वो आया 1949 में। अब 1954 में इंडिया एंड चाइना ने पंचशील के सिद्धांत बोले, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हम अच्छे रिलेशन चाहते थे चाइना के साथ, तो हिंदी चीनी भाई भाई भी कहा, बट चाइना ने बैकस्टेप किया। 1962 का सिनो इंडिया वॉर हुआ, कंट्रोल्ड टेरिटरी। अगेन चाइना क्लैरिटी नहीं लाना चाहता था कभी भी LSE में। चाइना की पॉलिसी थी कि बाय टाइम जितना डिले कर सकते हैं करें। और फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, पहले 1990s तक भी इस बीच बहुत सारी हमारी टॉक्स हुई, डीलिमिट की बात किया, इंडिया ने एफर्ट किया कि बॉर्डर इशू सॉल्व करें, रिजॉल्व करें। चाइना को बॉर्डर में स्ट्रेंथ है बिकॉज यहाँ की टेरेन ईजी है चाइना की तरफ से, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो एडवांटेज चाइना था।
इसी बात का फायदा उठा के चाइना ने ऑलवेज ट्राइड कि बाय टाइम जितना डिले कर सकते हैं करे, कभी इंटरेस्ट दिखाया नहीं कि ये बॉर्डर इश्यूज सॉल्व हो। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, इससे पहले अभी गलवान 2020 में हुआ था। अब क्या हुआ कि शुरू में तो काफी पैरिटी थी इंडिया और चाइना में। अब क्या हो गया कि चाइना हमसे काफी आगे निकल गया है। तो चाइना अब हमारी लीग में नहीं, वो यूएसए रशिया इस लीग में खुद को मानता है और इंडिया को इस लीग में नहीं मानता और ट्राई करता है यूनिलेटरली एलएससी को ऑल्टर करने का। तो यही केसेस है। दौलत बेग ओल्डी में क्राइसिस हुआ, गलवान में क्लैशेस हुए, गोगरा पोस्ट, फिंगर रीजन, पैंगोंग सो में, डैमचौक में, यहाँ क्लैशेस होने लग गए इंडिया एंड चाइना। अक्साई चीन ऑलरेडी चाइना के पास है, दिस इज अवर एरिया और यहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं। अब चाइना ने क्या सोचा, चाइना ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था इंडिया को कि इंडिया इतना स्विफ्ट और क्विक रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाएगा, इतने टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। देन हमारी फ्रंटियर फोर्सेस ने काफ़ी अच्छा इनको दिस यहाँ पे लेसन दिया। तो द पॉइंट इज चाइना और इंडिया का यहाँ पे हो गया दिस काइंड ऑफ दिस, यहाँ पे स्टैंड स्टिल हो गई, आगे प्रोग्रेस कुछ नहीं हो रहा है। अब चाइना फिर से फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, यहाँ पर चाइना करने की कोशिश कर रहा है, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कल देखा था, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही है, ऑल वेदर यहाँ पे बंकर्स बन रहे हैं। चाइना इसको और ज़्यादा ड्रैग करना चाहता है, तभी मिलिट्री कमांडर्स की जो टॉक हुई उसमें भी कोई रिजल्ट्स नहीं है। चाइना वांट्स मोर टाइम, अगेन सेम स्ट्रैटेजी कर रहा है, बाय टाइम। और इंडिया यहाँ पे अलग ट्रबल्स में फंस गया, दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई, इससे भी हम पुश बैक हो गए। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी हो रही है इंडिया एंड चाइना में। तभी हमारे सीडीएस ने कहा, और वी ऑल्सो कीप ऑन सेइंग, चाइना इज द रियल डील, चाइना के साथ रियल थ्रेट है, बिकॉज पाकिस्तान इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ चाइना। सो द पॉइंट इज चाइना इज द रियल डील, फोकस यहाँ पे करना है। वुहान समिट हुआ, ममल्लापुरम टॉक्स हुए, बट इसके बावजूद ये वुहान क्राइसिस हुआ, इसके बावजूद दिस गलवान क्राइसिस हुआ। सो द पॉइंट इज कि फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में क्या लैप्सेस हो रहे हैं, मिलिट्री लेवल पे भी हमें अप करने की जरूरत है हमारे गेम को। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पास होता है दिस सीपैक से पाकिस्तान, और ये इंडियन टेरिटोरी है, तो इंडिया हमेशा इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है। वी आर अ सोवरेन कंट्री, सीपैक इज इलीगल। द पॉइंट इज, इसके कारण बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। देन यूरोप और अभी G7 में भी हमने देखा वो BRI को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी, एक्सटर्नल रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ी। क्वाड में पहले हम इतने एक्टिव नहीं थे, बट अब क्वाड भी रियलिटी बना। यूएसए के साथ हमारे क्लोजर टाइज हो रहे हैं। देन स्टेटस को वो एंटी चाइना चेंज करना चाह रहा है, यूनिलेटरली ऑल्टर कर रहा है। कोरोना वायरस का पैंडेमिक कंट्री में है, इकोनॉमिक असिमेट्री हो गई है। इंडिया का फॉरेन रिजर्व देखिए, चाइना का फॉरेन रिजर्व देखिए, देयर इज ह्यूज असिमेट्री। कोऑपरेशन एंड कंपटीशन की हमने सोचा था कि जहां पर हमें बॉर्डर इश्यूज है वो इश्यूज हम ट्राई करेंगे सॉल्व करना, बट इकोनॉमी टाइज हम कंटिन्यू रखेंगे, ट्रेड टाइज कंटिन्यू रखेंगे। ट्रेड में भी देखिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ है, यहाँ पे ट्रेड में भी असिमेट्री ज्यादा है। ट्रेड में असिमेट्री, इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं है। तो द पॉइंट इज, चाइना की अगेन सेम पॉलिसी है इनकी, माओ जेडोंग पॉलिसी है इनकी कि बाय टाइम, हाइड योर इंटेंशंस एंड बाय टाइम, दिस इज द पॉलिसी ऑफ चाइना। और मिस्टर शी जिनपिंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, इनकी पोजीशन भी वीकन हो रही है इनकी पार्टी में। सो अगेन उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्ट और दिस एग्रेसिव नेचर चाइना इनकॉर्पोरेट कर रहा है, नॉट ओनली विद इंडिया। पैंडेमिक के बिहाफ में, इस क्राइसिस में वो साउथ चाइना सी में भी कंसोलिडेट कर रहा है, भूटान को भी बुली कर रहा है, नेपाल को भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान में भी इसका प्रेजेंस है। सो दिस इज वाई चाइना इज वेरी वेरी डेंजरस, अनईजी काम है। The events of the past 1 year have significantly altered India's thinking towards China. Relationship is at the crossroads now. Choices made in New Delhi will have a significant impact on the future of global geopolitics. चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी, अभी एक और थ्रेट आ रहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं,
कभी इस बात पे जांच हुआ इधर का जो पैसा है वो चाइना से इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? चाइनीज कंपनीज का ह्यूज स्टेक है इन सब कंपनीज में। सो द पॉइंट इज, अगर पैसा है तो उनके पास काइंड ऑफ ऑनरशिप भी होगा, सम सॉर्ट ऑफ से भी होगा। तो क्या वो हमारी दिस नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा? दिस इज ऑल्सो वन थिंग, एफडीआई फ्रॉम चाइना। सो ये जो पूरे पॉइंट्स है ना, ये पिछले एक साल का है। हमने चाइना रिलेटेड काफ़ी बातें की है। सजेस्ट सम मेजर्स विच इंडिया शुड टेक टू काउंटर द माउंटिंग चाइनीज चैलेंज इन द प्रेजेंट टाइम्स। चाइना का जो ह्यूज थ्रेट अभी दिख रहा है, इसको कैसे हम काउंटर करें? आंसर, थिंक। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्राई टू थिंक। और सोचने में ना हमें ट्रोल टाइप भाषा नहीं बोलनी है कि हम लड़ने चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। स्ट्रैटेजिस्ट की तरह एक वैलिड पॉइंट्स बताइए यहाँ पे कि कैसे करेंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पे हम कैसे करेंगे, हम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल पे कैसे करेंगे, हमें खुद का हाउस भी इन ऑर्डर करना है, खुद की इकोनॉमी भी रिकवर करनी है। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे हो सकता है, क्वाड का हम सोच सकते हैं। या फिर कोऑपरेशन में एक चीज़ और मिस हो रही है, वो है मैरीटाइम। इंडियन ओशन इंडिया का इतना बड़ा स्ट्रेंथ है, बैकयार्ड है हमारा। यहीं से चाइना की सारी ऑयल सप्लाईज भी जाती है। थिंक इनोवेटिवली, थिंक कि हम कैसे करें, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें हमारे दिस माउंटेन एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में, इंटरनेशनल प्रेजेंस दें। यूएनएससी में इंडिया अभी दिस मेंबर है, ऑल्दो नॉन परमानेंट है, बट वी आर देयर। अभी अब्दुल्ला शाहिद दिस अगेन यूएनजीए के चीफ बने हैं इंडिया के फेवर में। सो दीज आर द थिंग। WHO में क्यों ना चाइना को अकाउंटेबिलिटी सेट कराएं। वुहान वायरस क्या पैंडेमिक चाइना ने किया था, अकाउंटेबिलिटी। दीज आर द एरियाज वेयर वी कुड थिंक। हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ऐसे सोचना है हमें कि चाइना को कैसे काउंटर करें। ओके, अनलॉकिंग वॉर हिस्ट्रीज विद अ पर्पस। देखो, एक पहले एक बड़ा अच्छा स्टोरी है कि जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन को आपको छोटा करना है। आप कैसे छोटा करोगे? You will erase this line, cut this line, or you will draw a bigger line. We should try to become bigger. खुद स्ट्रेंथ अगर हम अपनी डेवलप करेंगे ना, इंडिया स्ट्रेंथ में आएगा, अपने आप ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो वी शुड फोकस मोर ऑन अवर डेवलपिंग अवर ओन स्ट्रेंथ। अनलॉकिंग वॉर हिस्ट्रीज विद अ पर्पज। अब ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल है, अनलॉकिंग वॉर हिस्ट्रीज विद अ पर्पज। वॉर हिस्ट्रीज, जैसे हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं ना, 1947 तक तो हमने देश को आज़ाद करा लिया। 1947 से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 2021 तक का भी सिलेबस में दिया है हिस्ट्री में, पेपर 1। अनलॉकिंग वॉर हिस्ट्रीज विद अ पर्पस। डी क्लासिफाई करें इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री। ऑल्सो लीड टू बिल्डिंग ऑन सक्सेस एंड अवॉइडिंग पास्ट फॉलीज। पुरानी गलती दोहराए नहीं, और जो सक्सेस है उसको आगे कंटिन्यू करें। वॉर हिस्ट्री लिखना बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसमें आर्काइव करना है, डी क्लासिफाई करना है और कंपाइल करना है। ये बड़े टाइम से ओवरड्यू था, लॉन्ग ओवरड्यू है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको क्लैरिफिकेशन गो अहेड दे दिया है। जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, ये डी क्लासिफाई करने में काफ़ी एक्टिव है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री भी डी क्लासिफाई करने में एक्टिव हो रही है। गुड। इससे क्या होगा, हमें ऑफर होगा रिसर्चर्स, एनालिस्ट, हिस्टोरियंस, एक इजी लेंस मिलेगा इनटू स्टडिंग मिलिट्री ऑपरेशन। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे रूमर्स भी होते हैं, 1962 में क्या हुआ, 1971 65 में क्या हुआ, 1999 में क्या हुआ, पीस कीपिंग ऑपरेशन श्रीलंका में क्या हुआ। तो जब तक अगर गवर्नमेंट खुद ऑफिशियल डेटा नहीं देगी तो क्या होगा, उससे फिर रूमर्स होंगे, सब अपना अपना वर्जन करके दिस रूमर मॉन्गरिंग करेंगे। तो उन सबको चेक करने का एक अच्छा तरीका है कि गवर्नमेंट खुद ही एक्चुअल ट्रुथ बता दे, रिलीज कर दे दिस ऑफिशियल जो वर्जन्स हैं। तो यहाँ हमें करने के लिए क्या चाहिए, ये सारे लोगों का कंबाइंड एफर्ट चाहिए। फ्यूजन चाहिए होगा पॉलिटिकल डायरेक्टिव का भी और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का भी, ऑपरेशनल टैक्टिकल हैपनिंग क्या हुआ उस ग्राउंड में। बिकॉज अवर आर्मी इज अ रिस्पॉन्सिबल आर्मी। अवर आर्मी इज नॉट लाइक अवर नेबर्स कि हम टॉपल कर दें, कभी भी सिविल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दें। ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अवर आर्मी इज अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, नेशनल आर्मी है। दिस इज नॉट फॉर हायरिंग एज वेल। हमारी आर्मी खुद इंडिया की आर्मी है। तो पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स होते हैं यहाँ पे, जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो डायरेक्शन देते हैं आर्मी को कि आपको क्या करना है। तो केवल जो आर्मी चीफ है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग।
जैसे 1971 का वॉर करना था, इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ साहब को बुलाया और बोला तुरंत फ्रंट ओपन करो, हमें बांग्लादेश को लिबरेट करना है। सैम मानेकशॉ ने बोला नहीं, वेट, दिस टाइमिंग इज नॉट राइट, लेट अस फर्स्ट डू अवर प्रिपरेशन, ये जो मानसून का टाइम है इसको भी ओवर होने देखते हैं, देन फिर हम यहाँ पे अटैक लॉन्च करेंगे और ये चेक एंड मेट हो जाएगा। सो द पॉइंट इज पॉलिटिकल लीडरशिप भी चाहिए और साथ ही साथ मिलिट्री लीडरशिप भी चाहिए, इन दोनों का कोऑपरेशन होना चाहिए। कंपाइलेशन एंड रिकंसाइलिंग करें, एनालिसिस ऑफ इवेंट मल्टीपल लेवल्स में, अलग अलग वेंटेज पॉइंट, अलग अलग एंगल से सोचे, देन टुगेदर टीम ऑफ डेडिकेटेड रिसर्चर्स हो, मिक्स ऑफ एकेडमिक्स भी हो, प्रैक्टिशनर्स भी हो, जो रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंस्ट्रक्शन, यूनिट लेवल से लेके ऊपर कमांड लेवल तक सारी चीजें वो यहाँ पे देखे। कॉन्करेंट ओरल हिस्ट्री एंड डिजिटाइजेशन भी देखे आर्काइव्स का कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो ये काम बड़ा आसान काम नहीं है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से देखना पड़ेगा और करेक्ट हिस्ट्री यहाँ पे लानी पड़ेगी, वॉर हिस्ट्री। और वो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि वो वॉर हिस्ट्री से हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो पॉलिटिकल डिसीजन, मिलिट्री एक्शन, टोटलिटी देखने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे कुछ बात है, 1962 में ये हैंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट आई थी, इसको क्लासिफाई कर दिया गया 1962 वॉर, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल फॉली भी हुई थी और मिलिट्री फॉली भी हुई थी जो 1962 था। 65 की वॉर जीत गए हम। 86 में ऑपरेशन ब्रास स्टैक हुआ था, इसमें ऑपरेशनल रेडीनेस दिखाया गया था आर्मी का, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 87-90 में श्रीलंका में पीस कीपिंग मिशन था, वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। अगेन गलतियां कहाँ पे हुई, स्ट्रैटेजिक गलती हुई, दिस पॉलिटिकल गलती हुई, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग न्यू। यूएस भी जैसे वर्क करता है पूरे वर्ल्ड में, वियतनाम का वॉर देखें, पॉलिटिकल फॉली था वो। तो द पॉइंट इज वी नीड टू लर्न लेसन्स। नाथुला स्कर्मिश 1967 आए, लाइटनिंग कैंपेन ईस्टर्न थिएटर में जो 1971 वॉर में हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन में था, बिग सक्सेस। देन एक्सरसाइज ब्रास स्टैक्स हुआ, सब्सिडरी ऑपरेशन, ऑपरेशन फैल्कन जो हुआ था समडोरोंग चू में। सो द पॉइंट इज इन सब वॉर हिस्ट्री का कंपाइलेशन और एक्यूरेट जो वर्जन है उसको अभी रिलीज डी क्लासिफाई करने की जरूरत है। लर्न लेसन्स, और जो क्रिटिसिज्म होता है ना, टेक क्रिटिसिज्म, टैकल इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस टू एक्सपोज फॉल्ट लाइंस, जिससे पता चले कि आर्मी को हम और कैसे बेटर यूनिट बना पाए। पुश फॉरवर्ड रिफॉर्म विद बिग पिक्चर इन माइंड। हिस्ट्री डज नॉट ऑफर अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर। Remember this line: history does not offer a blueprint for the future, but it is certainly instructive in building on successes and not repeating the follies of the past. वही तो बुद्धिमान होता है जो अपनी गलतियों से फिर सीखता है, सेम मिस्टेक बार बार नहीं करता है। दिस इज द थिंग। तो ये काफी अच्छी चीज है कि हम अनलॉक कर रहे हैं वॉर हिस्ट्रीज विद अ पर्पस। चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, ये एक नया हेडेक है। बिफोर दैट सत्यजीत रे साहब का बताया है, सिनेमा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अ पॉलिसी डिफिकल्ट टू डिफेंड, मनी स्पेंट आउट ऑफ पॉकेट, फ्री वैक्सीनेशन पे बात है। प्रिजर्विंग इंडियाज आर्काइव्स जरूरी है, आउट इन द ओपन। एडमिनिस्ट्रेशन लक्षद्वीप, दिस इज पॉलिटिकल। वेटिकन सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है फॉर ओनम मैरीगोल्ड, फ्लोटिंग राफ्ट बना रहे हैं, दिस इज केरला। पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल। चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, दिस इज अगेन वेरी स्कैरी। सिप्री की रिपोर्ट है ये, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। न्यूक्लियर रेस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, चाइना इंडिया पाकिस्तान, दिस इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ वरी। एएसआई के मॉन्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे जून 16 से। नाटो का स्टेटमेंट आया है, बाइडेन ने बोला कि वो हर हाल में डिफेंड करेंगे यूरोप में। अब पॉलिसी करेक्शन हो रहा है, ट्रंप ने क्या बोला था, नाटो का सारा पैसा यूएस देता है, तो दूसरे कंट्रीज को भी यहाँ पे पैसे देने की जरूरत है, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डिफेंड यू। अब वापस बाइडेन पॉलिसी रिवर्सल कर रहा है, फ्रेंडशिप्स, टाइज, कोऑपरेशन को रिन्यू कर रहे हैं। ही कॉल्स इट अ सेक्रेड ऑब्लिगेशन ऑफ यूएसए। कोर्स करेक्शन है ये। डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट्स हैं, इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं, गुड। सेंटर लिस्ट फूड स्कीम्स माइग्रेंट लेबरर्स का जरूरी है। दिस इज राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टेबल होना चाहिए, माइग्रेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा, जैसे बिहार का राशन कार्ड है बट आप काम कर रहे हो गुजरात में, तो वहां पे भी आप फेयर प्राइस शॉप से अपना राशन ले सकते हो। एनसीपीसीआर ने वॉर्न किया, पोर्टल्स ऑन इलीगल एडॉप्शन, 1098 चाइल्ड। अ ईयर ऑन अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं गलवान क्लैशेस में, नाटो। एंड दिस इज
बेंजामिन नेतन्याहू अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गए, नए प्राइम मिनिस्टर बेनेट है। नोवावैक्स एक नई वैक्सीनेशन आ रही है, 90% इसकी एफिकेसी बोला जा रहा है। चाइना ने बोला G7 पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कर रहा है, चाइना इज रैटल्ड। देन मिस्टर सू की ट्रायल्स गेट्स म्यांमार। कंज्यूमर इन्फ्लेशन 6.3% पे है, और रेटर्स मस्ट गिव इजी देना चाहिए। जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये कई बार बहुत हार्श हो जाती है इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। सेबी ऑफिशियल्स हैं, सीमेंट का ऑफटेक हुआ है, आईटी डिपार्टमेंट मैनुअल फाइलिंग की बात कर रहा है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, ये है नोवाक जोकोविक, फ्रेंच आइकन। सो दिस इज इंडियन, दिस इज द हिंदू। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई है, इन्फ्लेशन ब्रीच 6% कंफर्ट जोन ऑफ आरबीआई, नॉट एट ऑल गुड। डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, चाइना सजेस्ट मेजर जनरल लेवल टॉक। देन नोवावैक्स 90% वैक्सीनेशन है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, वैक्सीनेट करें स्टाफ को, ताकि वैक्सीनेशन होगा तो इकोनॉमी भी ग्रेजुअली ओपन अप हो पाएगी। जो बाहर जा रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर बिजनेस एटसेट्रा, उनको प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन दी जा रही है। माइलस्टोन गलवान, केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इंडिया चाइना रिलेशन अपेंडेड हो गया है, यहाँ पे काफी डिफिकल्टी आ गई है, क्रॉस रोड पे है। लेट अस सी अब आगे क्या आता है। जंपिंग द क्यू, हमें खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। द ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन कंप्लीट कैंसिलेशन अनफॉर्चुनेट है, अगले साल फिर ऐसी वेव आ गई तब क्या करेंगे। वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। एग्जाम्स कब तक कैंसिल होंगे। 1 ईयर आफ्टर गलवान, इंडिया का जो नैरेटिव है वो भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। अ प्रॉमिस ऑफ रिन्यूएबल है, G7 खुद को रेलेवेंट बनाए रखना चाहती है। ब्लूप्रिंट 1975 की ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया भी इससे चला गया है, वापस ये सर्वाइव अपना रेलेवेंस को फिर से इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन जुडिशियल मोमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देन दिस इज रेस्क्यू आफ्टर 8 आवर ऑडियो। ये अक्सर हमारे यहाँ ये बड़ा केयरलेसनेस होता है कि हम ऐसे बोरवेल खोल देते हैं, उस पर सेफ्टी रखते नहीं और बच्चे इसमें गिर जाते हैं। ये बहुत बड़ा केयरलेसनेस है पेरेंट्स का भी और एज अ सोसाइटी सबका भी। इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वरना ऐसे अक्सर केसेस आते हैं और ये एक बहुत बड़ा ऑर्डियल हो जाता है। कई बार इनोसेंट जो चिल्ड्रन है लाइव्स उनकी लॉस्ट भी होती है। देन प्राइम मिनिस्टर ने बोला रीस्टोर करें 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। लैंड यूज पॉलिसी भी होता है, लैंड जो जमीन है वो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, ड्रॉट आ रहा है। तो अगर जमीन खराब हो गई तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा। हमें जमीन को रिकवर करने की जरूरत है, डिग्रेडेड लैंड को 2030। तो ये टारगेट है 26 मिलियन हेक्टेयर हम डिग्रेड लैंड को रिकवर करेंगे 2030। ये आएगा यूएन के हाई लेवल डायलॉग डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट के अंदर। तो लैंड फंडामेंटल ब्लॉक होता है, ज्योग्राफी का चैप्टर देखिए। लैंड, सॉइल, सॉइल प्रोफाइल होती है, सॉइल इरोशन होता है, सॉइल कैसे खराब हो रही है, विल ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने बोला है सॉइल की हेल्थ हम रिकवर करेंगे, डिग्रेड लैंड को रिकवर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करें। चिल्ड्रन, यूएस मैंडिंग टाइज विद मेजर अलाइज, ट्रंप ने जो डैमेज किया था उसको ये रिकवर कर रहे हैं। ईरान ने फर्स्ट होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीनेशन आ गई है। इसराइल में कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। चाइना एंड जीडीपी, जीडीपी इज जस्ट अ नंबर, जैसे हम देखते हैं ना, जीडीपी इज नॉट एवरीथिंग। इसीलिए फिर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूबुल हक ये लेके आए थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बिकॉज जीडीपी इज नॉट एवरीथिंग। तो द पॉइंट इज जीडीपी का क्या अल्टरनेटिव है, क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। बहुत सारी कंट्रीज का जीडीपी हम देखते हैं, बट क्या वो एक्चुअल वहां पे प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। ऑल्टरनेटिव जीडीपी के हो सकते हैं कि पर कैपिटा देखें, पर कैपिटा। जैसे इंडिया का जीडीपी ह्यूज है, बट अगर पर कैपिटा में आता है तो डिवाइडेड बाय 1.31 बिलियन कम हो जाएगा जीडीपी पर कैपिटा। मीडियन इनकम देखें कि एक्चुअल में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये नहीं कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इनइक्वालिटी के लिए गिनी कोएफिशिएंट को देखें। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, कैलकुलेटेड आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिशिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम जीडीपी। प्लस वेलबींग को भी देखें, हैप्पीनेस को देखें, जैसे जैसे कि भूटान है वो हैप्पीनेस इंडेक्स भी लाता है। तो ये सब चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कितना हो रहा है, एनवायरनमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं। जैसे चाइना ने जीडीपी तो बढ़ा लिया, बट एट व्हाट कॉस्ट, एंड डैमेज किया एनवायरनमेंट को। तो जीडीपी जो है, थ्योरी इसका डेफिनेशन है, आईएमएफ बोलता है जीडीपी
जीडीपी मेजर करता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज दोज दैट आर बॉट बाय द फाइनल यूजर। फाइनल अंत वाली जो सर्विस और गुड्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, से एक क्वार्टर में या एक साल में। तो ये कंट्री है, कंट्री की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर एक साल में जो गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल चीज है कीमत, उसका टोटल कर देंगे तो वो हो जाएगा जीडीपी। बट जीडीपी जो होता है ये इंटरमीडिएट वंस को तो कैलकुलेट ही नहीं किया, बीच की बहुत सारी प्रोसेसेस को। प्लस हमने एक और चीज देखा था, जो विमेन एज अ हाउस होल्ड में वर्क कर रही है, घर पे कितना काम कर रही है, उसको भी जीडीपी में काउंट नहीं कर रहे। तो इससे तो जीडीपी नंबर एक्चुअल पिक्चर दिखाएगा नहीं। दिस इज द टॉप। देन दिस इज इंक्लूसिविटी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। कंज्यूमर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, स्केप्टिकल है इकोनॉमी के लिए। और दिस इज स्पोर्ट्स। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल में। संविधान सभा ने 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया था। हमारे यहाँ गहरा केसरिया कलर है, सफेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा है। सफेद पट्टी जो है उसमें नीले रंग का चक्र है, ये चक्र है चरखा, इसको प्रतिस्थापित किया चक्र ने। अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ पर उपस्थित है ये। तो ये है हमारा नेशनल फ्लैग, दिस इज ट्राई कलर। ये जो संविधान की सभा की समिति थी, राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जब ये अडॉप्ट किया हमने जिसको फ्लैग को। ये जो चक्र है ना, इसमें कितनी लाइंस है ये आप बताओ। भाग 4A में अनुच्छेद 51A में लिखा है 11 मौलिक कर्तव्यों में कि 51AA के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, इसका सम्मान करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो दिस इज अवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का कलर। अच्छा, इसका प्रोपोर्शन क्या होता है ये भी आप बताओ। ये जो लेंथ वर्सेस ब्रेथ कितना है नेशनल फ्लैग का, और नेशनल फ्लैग का ये कितने यहाँ पे स्पोक्स है। ओके, ये था सी सेट, बड़ा आसान है। इस वाले सवाल में ना टोटल वर्क हमेशा कांस्टेंट होता है। तो पहले टोटल वर्क कितने लोगों ने किया, 39 लोगों ने किया, 12 दिन काम किया, 5 घंटे पर डे किया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट होगा। दूसरे यूज केस में 30% है, 6 घंटे काम कर रहे हैं और एक्स डे है, दोनों को इक्वेट करेंगे, एक्स आ जाएगा 13। वर्क डन 5/8 हो गया, तो वर्क रिमेनिंग कितना हुआ 1 - 5/8, 3/8। 5/8 10 दिन में हो रहा है, तो 3/8 हो जाएगा 6 दिन में। 40 मीटर शेडो बन रही है 17 मीटर हाइट से, तो 28 मीटर शेडो बनेगी यूनिटरी 12.5 मीटर हाइट से। आज के सवाल है, प्यूपिल्स मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। गलती हो गया, 83 आ गए 63 की बजाय। इससे एवरेज मार्क्स क्लास के बढ़ गए बाय हाफ। तो आपको बताना है क्लास में कितने प्यूपिल्स हैं। क्विक इजी क्वेश्चन। सर्टेन स्कूल में 20% स्टूडेंट्स बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अबव 8 ईयर्स 2/3 है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज विच इज 48। ये नंबर दिया है कि इतने लोग इतने हैं एज के हैं, ये लोग इतने एज के हैं, एटसेट्रा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। अब आप बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ग्रुप में। सॉल्व। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percentage error in the calculation? ये बड़े आसान सवाल है, बट प्रैक्टिस आप करिए, रोज 2-3 सवाल करिए। इससे क्या होगा, आप फ्रीली काम करेंगे जब आपको एक्चुअल एग्जाम में लिखना है। अदरवाइज क्या होता है, उस टाइम पे सिली मिस्टेक्स होने लग जाती है, स्पीड नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं आती। सो फॉर दैट सॉल्व सम क्वेश्चंस एवरी डे। देन दिस इज सीसेट। आज जीडीपी देखा, इन्फ्लेशन, नोवावैक्स, नाटो, जोकोविक, नेतन्याहू, चाइना, ये इंपॉर्टेंट था हिस्ट्रीज। देन दिस इज अबाउट चाइनीज चैलेंज को कैसे टैकल करें, थिंक इनोवेटिव थिंक, और कॉन्क्रीट वे में रेस्पॉन्सिबल ऐसे सॉल्यूशंस बताइए। देन गलवान, और ये बात है दिस स्पोर्ट्स एंड एथिक्स। सो दिस इज 15th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.